हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में जो नोटिफिकेशन दिया है यूपीएससी ने 2023 एग्जामिनेशन के लिए, उसके बेस पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा। 2 स्टेप्स में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम एंड मेन के 2 कंपोनेंट होंगे, रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर्स आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का, कितने समय का वो पेपर होगा। इसी तरह मेन में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वालिफाइंग पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर्स को मेरिट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। क्या सिलेबस है इन पेपर्स का, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्क्राइब लेने की, समय ज़्यादा लेने की, उसके लिए वो कहाँ कहाँ परफॉर्मा उपलब्ध हैं, किन किन अपेंडिक्स में। सिलेबस जो है प्रीलिम और मेन का वो भी दिया गया है। सो पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में दिया है। बी पार्ट में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस वाइड अपेंडिक्स 1 सेक्शन 1। तो एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज का 2 स्टेजेस में होगा, सक्सेसिव स्टेजेस, और इसके लिए हमें अपेंडिक्स 1 सेक्शन 1 देखना है। पहला है सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये किस लिए होगा? सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्ज़ाम। प्रीलिम के बाद मेन एग्ज़ाम होगा और जो प्रीलिम में क्लियर कर जाएंगे, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, वही मेन एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। सेकंड होगा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। ये रिटन एंड इंटरव्यू 2 भाग में होगा। ये फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट नोटेड अबव। तो सिविल सर्विसेज मेन का जब एग्ज़ाम आ जाता है और उसे जो क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद पोस्ट या सर्विसेज उन्हें दी जाती हैं। एप्लीकेशंस आर नाउ इनवाइटेड फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली। तो जो ये एप्लीकेशन आप भर रहे हैं वो सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भरी जा रही हैं। The candidates who are declared by the Commission to have qualified for admission to the Civil Services main examination will have to apply online again and submit online detailed application form 1 DAF1 along with scanned documents, certificates in support of date of birth, category with SC, ST, OBC, without OBC annexure, EWS economically weaker sections without EWS annexure, PWBD ex-serviceman, and educational qualification with required examination fee. Any delay in submission of DAF1 or documents in support beyond the prescribed date will not be allowed and will lead to cancellation of the candidature for the CSC 2023। तो जैसे आप क्लियर कर लेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज मेन का एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दोबारा से और सबमिट करना होगा ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF1 जिसे कहेंगे। उसके साथ आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे, जो कि डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में SC, ST, OBC, बिना OBC एनेक्स्चर के आप कर सकते हैं, EWS और बिना वीकर सेक्शन वाले एनेक्स्चर के आप कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन, PWBD, ये आपको सब करना होगा, एनेक्स्चर सपोर्ट में लगाना होगा। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। जो रिक्वायर्ड फ़ी है उसका प्रूफ भी देना होगा, फ़ी जमा करनी होगी और उसका प्रूफ भी देना होगा। और अगर DAF1 या डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट के हैं उनमें कोई डिले हो जाता है आपको जमा करने में, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। जो डेट देगा यूपीएससी
उस डेट से अगर आप देर कर देंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा 2023 के लिए। द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड टू हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन will be required to mandatorily indicate order of preferences only for those services participating in the civil services examination for the year for which he is interested to be allocated to in the online detailed application form 2 DAF2 before the commencement of personality test interview of the examination। जो कैंडिडेट्स ने मेन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया होगा और उनका डिक्लेयर हो जाएगा कि उन्होंने क्लियर कर लिया है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू से पहले उन्हें DAF फॉर्म भरना होगा, DAF फॉर्म 2 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2, जिसमें उन्हें अपनी प्रेफरेंस देनी होगी, उसकी वरीयता देनी होगी, ऑर्डर देना होगा कि वो किन सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस ईयर के, जैसे कि ये 2023 में किस सर्विस के लिए वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका एक ऑर्डर देना होगा। फर्दर द कैंडिडेट्स हु विश टू इंडिकेट IAS IPS एज देयर सर्विस प्रेफरेंस are advised to indicate all the zones and cadres in the order of preference in their online DF form as per the extent cadre allocation policy applicable for the civil services examination 2023। और जो कैंडिडेट IAS IPS सर्विसेज की प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन्हें सारे जोन्स और कैडर्स को भी DF फॉर्म में दिखाना होगा, उनकी एक प्रेफरेंस का ऑर्डर देना होगा। और किसके हिसाब से देना होगा? एक्सटेंट कैडर एलोकेशन पॉलिसी जो कि एप्लीकेबल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए, उसके हिसाब से उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा अपने फॉर्म DAF2 में। With this DAF2, a candidate will also be required to upload document certificates for higher education, achievements in different fields, service experience, OBC annexure for OBC category only, EWS annexure for EWS category only, etc. Any delay in submission of DF form DF2 or documents in support beyond the prescribed date will not be allowed and will lead to cancellation of the candidature for the CSC 2023। DF फॉर्म के साथ एक कैंडिडेट को अपलोड करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो कि हायर एजुकेशन के हैं या आपने कोई अचीवमेंट किया किसी डिफरेंट फील्ड में, कोई सर्विस है आपकी सेवा की है, सर्विस एक्सपीरियंस है, OBC का है तो उसका एनेक्स्चर देना होगा, ये सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। EWS एनेक्स्चर आपको देना होगा, ये सिर्फ EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। ये सब एनेक्स्चर्स आपको DAF फॉर्म के साथ लगाने होंगे, अपलोड करने होंगे। और अगर इसमें कोई डिले होता है, जो डेट दी गई है UPSC के द्वारा, उस डेट से बाद आप देना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं होगी और आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है CSC 2023 के लिए अगर पूरे डॉक्यूमेंट सपोर्ट में नहीं है। जैसे कि हमने जब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन शुरू किया था, जहां B सेक्शन था, उसमें कहा गया था कि अपेंडिक्स 1 देखना है, तो ये अपेंडिक्स 1 है। इसमें हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है मार्क्स एटसेट्रा की। सो सेक्शन 1 ऑफ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेजेस। पहला है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये पहले बताया जा चुका है। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, तब आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। और दूसरा हिस्सा है मेन एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, जिसके 2 पार्ट हैं, रिटर्न एंड इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। तो रिटर्न अगर आप क्लियर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, तब आप इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपीयर होंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट के लिए हो जाएगा। द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी examination will consist of 2 papers of objective type multiple choice questions and carry a maximum of 400 marks
in the subjects set out in subsection A of section 2। तो सिविल सर्विसेज जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें 2 पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 होते हैं जनरली मल्टीपल आंसर्स, और इसके कुल मार्क्स 400 होंगे उन सब्जेक्ट्स में जो कि अभी हम आगे बताएंगे सबसेक्शन ए में सेक्शन 2। ये सेक्शन 1 हम देख रहे हैं, अभी हम सेक्शन 2 देखेंगे। उसके सब सेक्शन ए में सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे ये 400 मार्क्स डिवाइडेड है। दिस एग्जामिनेशन इज मेंट टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। द मार्क्स obtained in the civil services preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the civil services main examination will not be counted for determining their final order of merit। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन। ये क्लियर करने के बाद आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। क्लियर कैसे करेंगे? जो क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स यूपीएससी सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग, और ये हर साल वेरी करते रहते हैं। जनरली 92, 87 और 95 तक, मीजिए 94, 95 की रेंज में अपना टारगेट रखें। इसे क्लियर कर लेते हैं तभी आप मेन में जाते हैं। ये मार्क्स आपके जो मेरिट बनेगी फाइनल लिस्ट उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन विल बी about 12 to 13 times the total approximate number of vacancies to be filled in the year through this examination। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं जो उस साल भरी जानी चाहिए, उसका 12 से 13 गुना, 12 या 13 गुना नंबर जो है कैंडिडेट्स का, वो मेन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। सो मेन एग्जामिनेशन कितने स्टूडेंट्स देते हैं? 12 या 13 गुना, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली है ये नंबर, उस एग्जामिनेशन में भरी जानी है ये सीट्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, एग्जैक्ट नहीं है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड इन द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी examination in the year will be eligible for admission to the civil services main examination of that year, provided they are otherwise eligible for admission to the civil services main examination। जो candidates prelim exam clear कर लिए हैं इस साल का, वही students main exam के लिए appear हो सकते हैं, जबकि उन्होंने बाकी की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उनका पूरा होता हो। तो 2 आपके हिस्से हैं, एक तो आपने प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जो भी नंबर सेट रखा है, कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं, और दूसरा आप जो अदर क्राइटेरियाज हैं उन्हें भी फुलफिल करते हैं। द कमीशन विल ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द criterion of minimum qualifying marks of 33% in general studies paper 2 of civil services preliminary examination and total qualifying marks of general studies paper 1 of civil services preliminary examination as may be determined by the commission। so अगर आपने preliminary examination qualify कर लिया है, जो कि कमीशन एक लिस्ट निकालेगा कैंडिडेट्स का जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है उसमें 33% मार्क्स होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सी सेट पेपर कहलाता है, जिसमें कि इंग्लिश पैसेजेस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 33% मार्क्स होने चाहिए, और जनरल स्टडीज़ के पहले पेपर में जो कि क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, इन दोनों के टोटल मार्क्स से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होंगे। और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो इस लिस्ट में आपका नंबर नाम होगा, देन यू कैन गो फॉर मेन एग्जामिनेशन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एज डिटेल्ड बिलो।
सो नेगेटिव मार्किंग का ये क्राइटेरिया है. There are 4 alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/3 0.33 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. तो नेगेटिव मार्किंग में पेनल्टी है 0.33 मार्क्स. जो मार्क्स उस क्वेश्चन के हैं उसका 1/3 आपको डिडक्ट हो जाएगा. सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का तो 0.33 डिडक्ट हो जाएगा. इफ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर इवन इफ one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for the that question. अगर एक से ज़्यादा आंसर दे दिए 2 या 3 तब भी वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, पेनल्टी होगी जितनी की डिसाइड की गई है या गिवन है क्राइटेरिया में. इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन. अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं और आंसर आपने नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ते हैं, तब उसे अनअटेम्प्टेड माना जाता है और कोई पेनल्टी नहीं होती है. थर्ड, द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट. द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स. सो मेन एग्जामिनेशन में 2 पार्ट हैं, रिटन टेस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट है. रिटन एग्जामिनेशन में 9 पेपर होंगे जो कि कन्वेंशनल ऐसे टाइप हैं इन सब्जेक्ट्स में एंड इनके बारे में आगे बताया जाएगा. सेट आउट इन सब सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 1 हम देख रहे हैं, सेक्शन 2 के सब सेक्शन बी में इसके बारे में बात की जाएगी. आउट ऑफ विच 2 पेपर्स विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. सो 9 में से 2 जो हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसका मतलब उनके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे. ऑल्सो सी नोट 2 अंडर पैरा 1 ऑफ सेक्शन बी. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल कंपल्सरी पेपर्स, पेपर 1 to पेपर 7. 2 तो कंपल्सरी नहीं है, वो क्वालिफाइंग है, तो कुल मिला के 7 हुए जो कंपल्सरी पेपर्स हैं. एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग. तो 7 पेपर और जो मार्क्स इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में आए इनको जोड़ करके लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट. 4.1 कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन एट देयर डिस्क्रिशन shall be summoned by them for an interview personality test wide subsection C of section 2. जिन कैंडिडेट्स ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं रिटन एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज मेन के, और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यूपीएससी फिक्स करेगा, अपना उनका एक क्राइटेरिया होगा, उनका डिस्क्रिशन है कितने मार्क्स वो फिक्स करते हैं, हर बार अलग होता है वो. उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके बारे में सबसेक्शन सी में दिया गया सेक्शन 2 में. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी अबाउट ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड. जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. जैसे कि रिटन में 12 से 13 गुना कैंडिडेट लिखते हैं पेपर को, यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट्स को, लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट विल कैरी 275 मार्क्स विद नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. तो इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसके मैक्सिमम मार्क्स 275 हैं, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए. तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए. और ये सेंटेंस आपको हर पेज पर मिलेगा नोटिफिकेशन के. गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्कफोर्स which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. तो women candidates marks thus obtained by the candidates in the civil services main examination apply करें. Written part as well as interview personality test would determine their final ranking. तो जो
प्रीलिम एग्ज़ाम है वो नहीं जोड़ा जाएगा, 2 पेपर मेन एग्ज़ाम के नहीं जोड़े जाएंगे, 7 पेपर मेन एग्ज़ाम के और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जोड़ करके, जो कि 275 का होता है, 275 मार्क्स का होता है, रैंकिंग बनेगी। कैंडिडेट को वो पोस्ट दी जाएगी या सर्विस दी जाएगी जो इस रैंकिंग के हिसाब से बनती है। प्रेफरेंसेस अपने डीएफ फॉर्म में भरी हैं। So candidates will be allotted to the various services keeping in view their ranks in the examination and the preferences expressed by them for the various services and posts. अब सेक्शन 2 में स्कीम और सब्जेक्ट प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन के दिए गए हैं। सो सेक्शन 2 स्कीम एंड सब्जेक्ट्स फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। सो जैसे कि बताया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 400 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे मल्टीपल चॉइस वाले। इसका मतलब दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के, जो यहाँ मेंशन्ड है। ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शेल कंप्राइज 2 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच। हर पेपर 200 मार्क्स का, तो कुल मिला के 400 मार्क्स। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा 33% सी सेट जिसे हम कहते हैं, और पहले वाला पेपर उसके मार्क्स के बेस पर ही सिलेक्शन फॉर मेंस होगा। और पहले पेपर के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो वेरी होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी क्या कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करता है। नोट 1, बोथ द पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 आंसर्स दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस में, उसमें से आपको एक लेना होता है। अगर आपने गलत लगाया तो पेनल्टी पड़ेगी, और अगर एक से ज़्यादा पर आंसर लगाए, 2 लगा दिए, तब भी उसे रॉन्ग मानकर पेनल्टी होगी। अगर आपने नहीं मार्क किया तो वो अनअटेंडेड होगा और तब कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। सेकेंड, द जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी ए क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। सो इसमें सिर्फ 33% ला के क्वालिफाई कीजिए, जबकि पेनल्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, और इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, क्वालिफाई हो जाना चाहिए। 3, द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। आपको जो दिया जाएगा उसमें हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। 4th, डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 3। अभी हम ये सेक्शन 2 देख रहे हैं, सेक्शन 3 में हमें सिलेबस मिलेगा। तो सेक्शन 1 में हमने देखा कि क्या कंपोनेंट्स हैं एग्जामिनेशन के, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग लगाने। और अब हम सेक्शन 2 देख रहे हैं, जिसमें हमें मेंस के पेपर और प्रीलिम के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। लेकिन अगर हमें डिटेल्ड सिलेबस 2 पेपर्स दे दिए थे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जिसमें उसने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए, और सी सेट का पेपर जिसमें उसने 33 मार्क्स प्राप्त। क्वालिफाइंग मार्क्स यूपीएससी डिसाइड करेगी, जो कि लगभग एक बार 87 भी गए हैं, 92 भी जाते हैं, तो आप टारगेट रख सकते हैं 110-120 का, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होते हैं, मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए आप इतनी उसकी रेंज रख सकते हैं कि 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा आप रखें कि आपका सही हो। क्वालिफाइंग रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद, आप क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिए गए प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा DF1, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे स्कैन। मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए आप अपीयर होते हैं, पेपर 2 होंगे क्वालिफाइंग, और बाकी के 7 पेपर्स मेरिट में काउंट होंगे। सो 2 पेपर्स जो क्वालिफाइंग हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कैंडिडेट को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल कोई भाषा सेलेक्ट करनी होगी, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें 25% निर्धारित किए गए हैं, मतलब कि
300 मार्क्स का पेपर है तो 75 मार्क्स लाने हैं। यह पेपर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम के रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। और इस पेपर के जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, शॉर्ट एसे, यूसेज एंड वोकेबलरी, और ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है। दूसरा पेपर इंग्लिश का पेपर है, पेपर बी। ये भी क्वालिफाइंग है, 300 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 75 मार्क्स मतलब कि 25% मार्क्स लाने होंगे, ऐसा निर्धारित किया गया। ये आगे आपको दिखाएंगे जहाँ यूपीएससी के नोटिफिकेशन को रिफ़र करके लिखा गया है। इसके जो कंपोनेंट होंगे पेपर के, ये ब्रॉड वे में बताया जा रहा है कि इसमें भी प्रेसी राइटिंग होगी और कॉम्प्रिहेंशन होगा पैसेजेस का, यूसेज एंड वोकेबलरी होगी जहाँ आपको शब्द का प्रयोग करना होगा, शॉर्ट एसेज लिखने होंगे। इन दोनों पेपर्स का जो स्टैंडर्ड होगा या कह लें जो सिलेबस आएगा वो मैट्रिकुलेशन के या उसके समकक्ष कोई एग्जामिनेशन होता है उसके लेवल का होगा। मार्क्स जैसे कि आपको बताया गया है कि ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। आपको 75 मार्क्स लाने होंगे जो कि 25% हैं। इसमें जो आपको आंसर राइटिंग करनी होगी वो क्रमशः अंग्रेजी और जो भी भाषा आपने ली है उसमें लिखना होगा। अगर दूसरे रूप में नहीं कहा गया है कुछ और, तो यही पैटर्न को फॉलो करना होगा। जब आप इन दोनों पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपके जो बाकी के पेपर हैं, पेपर 1 to 7, उनको विचार किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन से पेपर हैं जो कि मेरिट के लिए काउंट होते हैं। पेपर 1 एसे, ये 250 मार्क्स का पेपर है। इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों में से आपको एक एक टॉपिक पर एसे लिखना होता है। हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर होता है। 1000 से 1200 शब्दों तक का आपको आंसर लिखना होता है। शब्दों की लिमिट क्वेश्चन पेपर में दी होती है, आपको उसको ध्यान में रखकर लिखना होता है। एक सेक्शन में मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो 125 आते हैं, दूसरे सेक्शन में 125। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 होता है, ये भी 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो टॉपिक कवर होते हैं इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वर्ड एंड सोसाइटी। ये पेपर 3 घंटे का होता है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे कि दिया गया है सिलेबस में, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे थोड़ा और एलोबरेट करें, फोकस हो सकता है इन टॉपिक्स पर क्लासिकल डांसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर, थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक, लिटरेचर। हिस्ट्री में जो कंपोनेंट्स हैं वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कह सकते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हो सकती हैं और इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1947, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। अगर हम उधर देखें तो एडमिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मूवमेंट्स हुए हैं काफ़ी सारे, वो मूवमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि एजिटेशंस हुए, स्वदेशी हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो सब हो सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं, इंडियन और फॉरेन की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका जो रोल रहा है वो हो सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में करंट अफेयर्स तो हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। वर्ल्ड वॉर 1, 2, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सोसाइटी में अगर देखें, सोसाइटी ऑफ इंडिया, वीमेन एम्पावरमेंट, इंडियन सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ज्योग्राफी में जो है रिवर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्लाइमेट चेंज, वाटर बॉडीज़ में रिवर्स हैं, लेक्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं, फॉरेस्ट हैं,
हिल्स हैं, हिली एरिया हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं। सो आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको इनका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा और कितना क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, ये भी 250 मार्क्स का है, 3 आवर्स का। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जनरल स्टडीज़ 2 में क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इसमें 3 घंटे का समय होता है, 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, सब्जेक्टिव तो है ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आपको अपनी सिलेक्टेड लैंग्वेज में आंसर करना होगा। पॉलिटी में जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। गवर्नेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ये सब टॉपिक्स कवर करने। सोशल जस्टिस में इशूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, सर्विसेज जो हैं, एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्रीमेंट्स जो हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ या इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं किसी तरह से, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है कहीं पर। बायलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, इन सब टॉपिक्स को कवर करने का है। जितने MOUs होते हैं, जितनी मीटिंग्स होती हैं, समिट होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये रैंकिंग के लिए यूज़ होंगे सारे पेपर्स 1 to 7। सो ये इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 मार्क्स का है एंड 3 आवर्स का है। यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको अपनी सिलेक्टेड भाषा में आंसर करना है, अदरवाइज़ वो मान्य नहीं होगी। इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सब कंपलसरी क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस, तो 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 3 में जो कि जनरल स्टडीज़ है 2 का, उसमें भी 12.5 मार्क्स का था। प्रत्येक क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं वो आपको देखने हैं करंट अफेयर्स में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, GM क्रॉप्स, जीन एडिटिंग, फ्यूल, आजकल फ्यूल में, व्हीकल में जो भी टेक्नोलॉजी है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हिग्स बोसन, डार्क मैटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपको देखनी है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट जो इंडिया में हो रहा है इकोनॉमिक का, वो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर स्पेस, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया में। आजकल इंटरनेट से रिलेटेड भी सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है। डिसास्टर मैनेजमेंट में नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान्स जो भी बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको सब देखनी है। PM केयर फंड है। इसके अलावा जो स्पेसिमेन कॉपीज़ UPSC देता है या पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको ज़रूर करिए। पेपर जनरल स्टडीज़ 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर है। क्वेश्चन सारे कंपलसरी होंगे और उनके मार्क्स डिफरेंट हैं। डिफाइंड वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चंस के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट ईयर पेपर्स और स्पेसिमेन कॉपीज़ UPSC द्वारा दी गई देखिए। पास्ट ईयर पेपर्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी कीजिए। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ये भी 250 का है।
पेपर 1 से पेपर 7 सारे ही सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं। ऑप्शनल पेपर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका पेपर 1 और पेपर 2 उसके पेपर को देखिए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए पास्ट ईयर पेपर से। सब टोटल रिटर्न टेस्ट का बनेगा, मींस पेपर 1 से पेपर 7 250 मार्क्स का ईच पेपर है, 3 आवर्स का है, सब्जेक्टिव है। सब टोटल बन रहा है 1750। पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होगा और ग्रैंड टोटल 20-25 मार्क्स का होगा। आइए अब थोड़ी और डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं और पेपर्स के बारे में, और फिर देखेंगे सिलेबस जो कि कंपलसरी पेपर्स का है। ऑप्शनल पेपर का सिलेबस आप नेट पर देख सकते हैं, मैथ्स का अपलोड किया गया है। कैंडिडेट्स में चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग्स द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन इन पैरा 2 बिलो। सो सब्जेक्ट्स पैरा 2 में दिए गए नोट। 1. The paper of Indian languages and English paper A and paper B will be matriculation or equivalent standard and will be qualifying nature। जैसे कि अब जो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन देखते हैं जो कि नोटिफिकेशन से लिखी गई है। पेपर ए और पेपर बी मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग पेपर हैं और उनका जो क्वेश्चंस पूछने का स्टैंडर्ड होगा वो मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर के एग्ज़ाम का होगा। द मार्क्स obtained इन दीज पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। रैंकिंग के लिए इनके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे। सेकेंड, इवेल्यूशन ऑफ द पेपर्स नेमली एसे, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट of all the candidates would be done simultaneously along with evaluation of their qualifying papers on Indian languages and English, but the papers on essay, general studies and optional subject of only such candidates will be taken cognizance who attain 25% marks in Indian language and 25% marks in English as मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन दिस क्वालिफाइंग पेपर्स। जो इवेल्यूएशन होगा पेपर्स का, जैसे कि एसए का पेपर है, जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 2 पेपर हैं, ये सभी कैंडिडेट्स का एक साथ होगा और इसी के साथ क्वालिफाइंग पेपर्स जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का होगा उसका एक साथ होगा। लेकिन जो पेपर्स जिनकी काउंटिंग होगी रैंकिंग में, जो कि हैं एसए, जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो पेपर 1 से पेपर 7 तक के पेपर्स हैं, उन पेपर्स को तभी विचार किया जाएगा जब उनके पेपर ए और पेपर बी में 25% मार्क्स रेस्पेक्टिवली आ जाएंगे। मींस इंडियन लैंग्वेज के पेपर में भी 25% मार्क और इंग्लिश जो कि पेपर बी है उसमें भी 25% मार्क्स आ जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तभी उनके बाकी पेपर्स का विचार किया जाएगा, जबकि उनका इवैल्यूएशन सबके साथ कर दिया जाएगा। 3. द पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हायर बी कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। पेपर ए जो कि लैंग्वेज का पेपर है वो कंपलसरी नहीं होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम के निवासी हैं। पार्ट 4, द पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हायर बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओनली हियरिंग इम्पेयरमेंट सब कैटेगरी, प्रोवाइडेड दैट दे have been granted such exemption from second or third language courses by the concerned education board university. The candidate needs to provide an undertaking declaration in this regard in order to claim such an exemption on to the commission. पेपर ए जो कि इंडियन लैंग्वेज पर है वो कंपलसरी नहीं होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो उस कैटेगरी में आते हैं, बिलोंग करते हैं, जो कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और ये है केवल हियरिंग इम्पेयरमेंट सब कैटेगरी। लेकिन ये कब होगा? जब उन्हें ग्रांट की गई है, ये एग्जम्पशन ग्रांट की गई है
फ्रॉम सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जो कि उनके कंसर्न एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने दी गई थी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव बीन ग्रांटेड सच एग्जाम्शन, उन्हें ये छूट दी गई थी फ्रॉम सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कोर्स करने के लिए उनके कंसर्न एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसके लिए कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा या अंडरटेकिंग देनी होगी इस ऑर्डर में कि उसको इस एग्जाम्शन को लेने के लिए उसे कमीशन को अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। फिफ्थ पॉइंट, मार्क्स obtained by the candidates for the paper 1 to 7th only will be counted for merit ranking. However, the commission will have the discretion to fix qualifying marks in any or all of these papers. रैंकिंग के लिए पेपर 1 से 7 तक के काउंट होंगे किसी भी कैंडिडेट की रैंकिंग बनाने के लिए, जबकि कमीशन के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर सके किसी या सभी पेपर्स के लिए। सिक्स्थ, फॉर द लैंग्वेज मीडियम लिटरेचर और लैंग्वेजेस द स्क्रिप्ट्स टू बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट्स विल बी एज अंडर। तो जो लैंग्वेजेस हैं और उसकी स्क्रिप्ट है, एसएमईज के लिए एसएमईज है, बंगाली के लिए बंगाली है, गुजराती के लिए गुजराती, हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ होगी, कन्नड़ के लिए कन्नड़ा, कश्मीरी के लिए पर्शियन यूज़ होगी, कोंकणी के लिए देवनागरी यूज़ होगी, मलयालम के लिए मलयालम, मणिपुरी के लिए बंगाली एंड मराठी के लिए देवनागरी, नेपाली के लिए देवनागरी, उड़िया के लिए उड़िया, पंजाबी के लिए गुरुमुखी एंड संस्कृत के लिए देवनागरी। सो पहले कॉलम में लैंग्वेज दी गई, दूसरे में स्क्रिप्ट जो कि यूज़ की जाएगी। सो फॉर द लैंग्वेज मीडियम लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज जो है उसके लिए ये स्क्रिप्ट्स यूज़ होंगी। सिंधी के लिए देवनागरिक और अरेबिक, तमिल के लिए तमिल, तेलुगु के लिए तेलुगु, उर्दू के लिए पर्सियन, बोडो के लिए देवनागरी, डोगरी के लिए देवनागरी, मैथिली के लिए देवनागरी, संथाली के लिए देवनागरी और उल्चिकी। फॉर संथाली लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट but candidates will be free to answer either in देवनागरी स्क्रिप्ट और इन उल्चिकी। बाकी जो भाषा दी गई है उसके लिए जो स्क्रिप्ट साथ में दी गई उसमें पेपर होगा। सिर्फ संथाली के लिए पेपर देवनागरी में होगा, लेकिन कैंडिडेट आंसर कर सकता है देवनागरी और उल्चिकी में। ऑप्शनल पेपर जो कि पेपर 6th एंड 7th हैं, उसके लिए किसी एक पेपर की आपको आवश्यकता है जो आप सेलेक्ट करेंगे। ये 26 पेपर्स हैं ऑप्शनल की लिस्ट में। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन: फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज, थर्ड एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ बॉटनी, फिफ्थ केमिस्ट्री, सिक्स्थ सिविल इंजीनियरिंग, सेवन्थ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, एट्थ इकोनॉमिक्स, नाइन्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 10th ज्योग्राफी, 11th जियोलॉजी, 12th हिस्ट्री, 13th लॉ, 14th मैनेजमेंट, 15th मैथमेटिक्स, 16th मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 17th मेडिकल साइंस, 18th फिलॉसफी, 19th फिजिक्स, 20 पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, 21st साइकोलॉजी, 22nd पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 23rd सोशियोलॉजी, 24th स्टैटिस्टिक्स, 25th जूलॉजी, 26th लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: एसएमईज बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। नोट: फर्स्ट, द क्वेश्चन पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन विल बी of conventional essay type. Second, each paper will be of 3 hours duration. Third, candidates will have the option to answer all the question papers except the qualifying language. Paper A and B in any one of the languages included in the 8th schedule to the Constitution of India or in English. Notwithstanding this, the candidate will have to choose
will have the choice to write the optional papers in English also. If the candidates opt to write paper 1 to 5 except the qualifying language papers, paper A and B, in any one of the language included in the 8th schedule to the Constitution of India. पेपर ए और बी तो हमें 8th schedule to the Constitution of India या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और पेपर 1 to 5 ये भी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो कि 8th schedule to the Constitution of India में है। इसके बावजूद भी कैंडिडेट के पास चॉइस होती है कि वो ऑप्शनल पेपर को इंग्लिश में लिख सके। तो उन पेपर्स में अलग भाषा हो सकती है, पेपर ए बी में और पेपर 1 to 5 में, और ऑप्शनल इंग्लिश में लिखा जा सकता है। फोर्थ, कैंडिडेट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू आंसर पेपर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th schedule to the Constitution of India mentioned above may, if they so desire, give English version within brackets of only the description of the technical terms, if any, in addition to the version in the language opted by them. Candidates should, however, note that if they misuse the above rule, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to them, and in extreme cases their scripts will not be valued for being in an unauthorized medium. वो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने ऊपर वाला नियम चुना है जिसमें कि वो 8th schedule में जो दी गई भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें से किसी का प्रयोग कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो वह टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उन्हें उस शब्द को, टेक्निकल टर्म को उस भाषा में भी लिखना होगा जिसमें वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर वह इस नियम का मिसयूज़ करते हैं तो मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा टोटल मार्क्स में से, और एक्सट्रीम केसेस में उनकी स्क्रिप्ट को वैल्यू नहीं किया जाएगा ये मानकर कि वो अनऑथराइज्ड मीडियम में है या लिखी गई है। फिफ्थ, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट इफ एनी इररेलेवेंट मैटर, signages, marks, etc. are found written in the answer scripts which would not be related to any question, answer, and or would be having the potential to disclose the candidate's identity, the Commission will impose a penalty of deduction of marks from the total marks otherwise accruing to the candidate, or will not evaluate the said scripts on this account. कैंडिडेट्स को अपनी कॉपी पर आंसर स्क्रिप्ट पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है या आंसर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ भी साइन बना है या लिखा गया है इरेलेवेंट मैटर या मार्क्स वगैरह लिखे गए हैं तो उससे कैंडिडेट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, इतना पोटेंशियल है उस लिखे हुए में, तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं टोटल मार्क्स में से, या उस स्क्रिप्ट को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। द क्वेश्चन पेपर्स अदर देन द लिटरेचर और लैंग्वेज पेपर्स विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में बनाए जाएंगे, सिर्फ जो लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज पेपर्स के पेपर्स जो कि लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज पेपर्स हैं उसको छोड़कर बाकी के पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में बनाए जाएंगे। 7. द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर सेट आउट इन पार्ट बी ऑफ सेक्शन 3। अभी हम ये सेक्शन 2 करें, सेक्शन 3 में जैसे कि पहले भी बताया गया सिलेबस हमें मिलेगा, वहाँ से ऑप्शनल और बाकी जो पेपर्स हैं जो मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे पेपर 1 to 5 उनका सिलेबस वहाँ मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। फर्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर ओन हैंड। इन नो circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, the persons with benchmark disabilities in
The category of blindness, locomotor disability, both arm affected BA and cerebral palsy will be eligible for the facility of scribe. In case of other category of persons with benchmark disabilities as defined under Section 2R of the RPWD Act 2016, such candidates will be eligible for the facility of scribe on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf from the Chief Medical Officer, Civil Surgeon, Medical Superintendent of a government health care institution as per performa at Appendix 5. तो कुछ ही केसों में दूसरा हेल्प मिलेगा लिखने के लिए, स्क्राइब टू राइट आंसर्स, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होगा। और वो केसेस हैं जहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई ब्लाइंड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, दोनों हाथ इफेक्टेड, सेरेब्रल पैलेसी है, और ये पर्सन्स जो हैं सेक्शन 2R ऑफ RPWD एक्ट 2016 के अंदर एलिजिबल होंगे, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा जो कि गवर्नमेंट के चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया होगा कि स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट कैंडिडेट। ये परफॉर्मा अपेंडिक्स 5 में अवेलेबल है, वहाँ से लेकर सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। फर्दर, फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ the RPWD Act 2016 but not covered under the definition of section 2R of the said act, that is persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his her behalf from the competent medical authority of a government healthcare institution as per performa at appendix 7। और सेक्शन 2S के अंडर जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं 2S ऑफ 2016 RPWD जो कि 2R में कवर्ड नहीं हुई हैं, वो कैंडिडेट्स जो 40% से कम डिसेबिलिटी रखते हैं और लिखने में जिनको डिफ़िकल्टी है वो भी एलिजिबल होंगे कि उन्हें स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाए। इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सो ये कैंडिडेट्स जिन्हें ये रिक्वायर्ड है वो इसको ध्यानपूर्वक इसकी जानकारी लें और सर्टिफिकेट्स बनवाएं। सेकंड, द कैंडिडेट्स हैव डिस्क्रिशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर देयर ओन स्क्राइब और रिक्वेस्ट द कमीशन फॉर द सेम। द डिटेल्स ऑफ स्क्राइब, दैट इज वेदर ओन और द कमीशंस, एंड द डिटेल्स ऑफ स्क्राइब in case candidates are bringing their own scribe will be sought at the time of filling up application form online as per performa at appendix 6 for candidates having 40% disability or more, and appendix 8 for candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing। candidates कमीशन से भी मांग सकते हैं इस तरह के स्क्राइब के लिए या अपना भी ले सकते हैं, और यदि वो अपना स्क्राइब लेते हैं तो डिटेल्स ऑफ स्क्राइब अपना है या कमीशन से लेना, इसकी डिटेल देनी होगी और इसे फॉर्म भरते हुए ही परमिशन लेनी होगी जो कि अपेंडिक्स 6 में है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे उस समय। अपेंडिक्स 6 में उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 40% से डिसेबिलिटी ज़्यादा है या 40% है, और अपेंडिक्स 8 में उन कैंडिडेट्स के लिए जिनमें 40% से लेस डिसेबिलिटी है और उन्हें लिखने में डिफ़िकल्टी है।
तो इसकी परमिशन कमीशन से ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए ही ले लेनी है, परफॉर्मा फिल करके। थर्ड पॉइंट, द क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन स्क्राइब as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above. तो scribe है उसकी qualification minimum criteria जो है examination उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी qualification matriculate या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फोर्थ, the persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability, both arms affected BA and cerebral palsy will be eligible for compensatory time of 20 minutes per hour of the examination. In case of other categories of persons with benchmark disabilities, such candidates will be eligible for this facility on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the chief medical officer, civil surgeon, medical superintendent of a government healthcare institution as per performa at appendix। जो benchmark disabilities हैं, blindness, locomotor disability, both arms affected, दोनों बाहें जिनकी affected है, या cerebral palsy है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। और इस केस में भी और अदर कैटेगरीज जो हैं विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा ये फैसिलिटी लेने के लिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और सर्टिफिकेट इस बारे में होगा कि फिजिकल लिमिटेशन है टू राइट द एग्जामिनेशन। सर्टिफिकेट चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। परफॉर्मा उसका अपेंडिक्स 5 में है। सो प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है। फर्दर, फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S of RPWD Act 2016 but not covered under the definition of section 2R of the said act, that is persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be eligible for provided compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a government healthcare institution as per performa at appendix 7। और वे पर्सन जो 2R सेक्शन में कवर नहीं हो रहे हैं लेकिन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं और वे कवर हो रहे हैं 2S सेक्शन में RPWD एक्ट 2016 में, ये वो पर्सन हैं जिनको 40% से लेस डिसेबिलिटी है और लिखने में परेशानी है, उन्हें भी ये कंपनसेटरी टाइम मिल सकता है अगर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं जो कि ये बताता हो कि उन्हें लिखने में लिमिटेशन है और ये सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया हो, मेडिकल अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन द्वारा। इसका परफॉर्मा अपेंडिक्स 7 में अवेलेबल है। फिफ्थ, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड और compensatory time to eligible candidates will be provided if desired by them। ये सुविधा जो कि स्क्राइब की है या कंपनसेटरी टाइम की है, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स को तभी दी जाएगी जब वो इसे लेना चाहेंगे। नोट 1, द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ ए स्क्राइब एंड द conduct of scribe inside the examination hall and the manner in which and extent to which the scribe can help the eligible candidates as defined above in writing the civil services examination shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the candidates in addition to any other action that UPSC may take against the scribe। तो स्क्राइब एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह का व्यवहार करेगा, वो कितना लिखने में मदद कर सकता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को
ये यूपीएससी के जो इंस्ट्रक्शन इशू होंगे उसी के हिसाब से होगा। अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो स्क्राइब को कैंसिल भी किया जा सकता है, कैंडिडेट का कैंसिल किया जा सकता है, या कोई दूसरा भी एक्शन लिया जा सकता है जो कि यूपीएससी निर्धारित करे। अगर इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन किया जाता है तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई भी स्क्राइब के खिलाफ लिया जा सकता है जो कि यूपीएससी निर्धारित करेगा। नोट 2, द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट शैल बी एज फॉलोज। तो इस टेबल में दी गई है बेटर आई, वर्स आई, परसेंट इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी कैटेगरी। टेबल में जो है विजुअल या आई की कंडीशन को देखते हुए कैटेगरीज बनाई गई हैं और इसी को फॉलो किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट को देखना है वो इसे रेफर कर सकते हैं। नोट 3, concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from myopia. The commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination. जो कंसेशन ब्लाइंड कैंडिडेट्स को मिल रहा है वो उन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा जो मायोपिया से सफ़र हो रहे हैं, जिन्हें मायोपिया की बीमारी है। सेकंड पॉइंट है कि कमीशन किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर सकता है या सभी सब्जेक्ट में डिसाइड कर सकता है, ये यूपीएससी का डिस्क्रिशन है। सेकंड, इफ ए कैंडिडेट्स हैंडराइटिंग इज नॉट इजीली लेजिबल, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to the candidate. अगर हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे टोटल मार्क्स में से, जो कि उसे मिल रहे हैं उस मार्क्स में से कम हो जाएंगे। थर्ड, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज। अगर आप जो आंसर राइटिंग करते हैं उसमें दिखाई देता है कि सुपरफिशियल नॉलेज है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन combined with due economy of words in all subjects of the examination. मार्क्स तभी मिलेंगे या क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप एक ऑर्डर में इफ़ेक्टिव राइटिंग करते हैं, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देते हैं, और जो शब्द हैं उन्हें भी इकोनॉमी मीन्स कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं, और ये बात सभी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन पर एप्लीकेबल है, लागू होगी। फिफ्थ पॉइंट, in the question papers wherever required SI units will be used. तो अगर कुछ और नहीं लिखा है तो SI units यूज की जाएंगी। सिक्स्थ, candidates should use only international form of Indian numerals 1 2 3 4 5 6 etc. while answering question papers. तो यही न्यूमरल्स ही लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, और कोई फॉर्म नहीं लिखनी है, इंटरनेशनल फॉर्म लिखनी है, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स ही लिखनी है। 7, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर्स एट द कन्वेंशनल एसे टाइप एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी. Programmable type calculators will however not be allowed, and the use of such calculators shall tantamount to resorting to unfair means by the candidates. Loaning or interchanging of calculators in the examination hall is not permitted. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers, test booklets. They should not therefore bring the same inside the examination hall. जो ऐसे टाइप पेपर्स हैं उन एग्जामिनेशंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होगा। और अगर कोई ऐसे प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स को यूज़ करता है तो वो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आ जाएगा, और कैलकुलेटर्स को एक्सचेंज करना
लेना या देना एग्जामिनेशन हॉल में ये भी अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स हैं उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, और उन एग्जामिनेशंस में कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं लाना चाहिए। सी, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय ए बोर्ड हु विल हैव before them a record of the candidate's career. The candidate will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview personality test is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observers. The interview personality test is intended to judge the mental caliber of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits and interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. उम्मीदवार का एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा जिसके सामने उसका रिकॉर्ड होगा, उम्मीदवार के कैरियर का रिकॉर्ड होगा। उम्मीदवार से कैंडिडेट से सामान्य हित के मामलों पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करें जो कि पब्लिक सर्विस के लिए उपयुक्त हो, और ये एक बोर्ड जो है कॉम्पिटेंट है एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स हैं वो करते हैं। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब यही है कि वो कैंडिडेट का मेंटल कैलिबर देखें। बड़े शब्दों में, ब्रॉड सेंस में कहा जाए तो वो एक असेसमेंट है जो कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को नहीं लेकिन उसके जो सोशल सामाजिक ट्रेड्स हैं उनको भी देखता है, उसका कितना इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स में, ये सब उसका चेक करके ही सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। उसकी मेंटल अलर्टनेस कैसी है, क्रिटिकल पावर्स कैसी हैं, एसिमिलेशन के लिए, सिचुएशन को देखने के लिए, क्लियर थिंकिंग एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, जजमेंट बैलेंस्ड है या नहीं, उसके जो इंटरेस्ट है उसमें डेप्थ है कि नहीं, वैरायटी है कि नहीं, सोशल कोहेशन मीन्स सामाजिक एकता के बारे में क्या सा एबिलिटी है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, या नैतिक अखंडता, मॉरल इंटीग्रिटी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके लक्षण कैसे हैं, सोशल लक्षण, इंटरेस्ट कितना है करंट अफेयर्स में, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, डेप्थ, इन सब क्वालिटीज़ का जजमेंट वहाँ पर होता है। द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ नॉट दैट ऑफ ए स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन बट ऑफ ए नेचुरल दो डायरेक्टेड एंड purposive conversion which is intended to reveal the mental qualities of the candidate. The interview personality test is not intended to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidates but has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them, but both within and outside their own state or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth. पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू इस तरह का नहीं होता कि वो स्पेशलाइज्ड या जनरल नॉलेज चेक करे कैंडिडेट की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुकी होती है रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर ना ही कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सिलेबस पब्लिश्ड इन नेचुरल फॉर द सहज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड द मेन एग्जामिनेशन एज पीरियोडिक रिवीजन
ऑफ सिलेबस डायरेक्टेड होता है एंड जिसका कुछ पर्पस होता है। ऐसी कन्वर्सेशन के द्वारा किया जाता है सिलेबस को जरूर पढ़ लेना चाहिए जो पता चल सके प्रीलिम एग्जाम का और मेन का, क्योंकि और कैंडिडेट रिवाइज होता रहता है। एक इंटेलिजेंट कई सब्जेक्ट्स में, तो आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए क्या कि केवल उन सब्जेक्ट्स में जो कि एकेडमिक स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं। 2 घंटे का है जो और घटनाएं आसपास हो रही हैं 200 मार्क्स जो कि उसके खुद के स्टेट में हो रही हैं या कंट्री में हो रही हैं। ये नोटिफिकेशन करंट का है, थॉट्स जस्ट पढ़ करंट्स ऑफ थॉट है, मॉडर्न करंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न करंट्स ऑफ थॉट है, न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं ऑफ इंडिया जो कि एक वेल एजुकेटेड यूथ को जिसमें इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सभी घटनाओं के बारे में इंडिया इंटरेस्ट होना चाहिए। टॉपिक्स हैं जिस पर कि पेपर 1 होगा। इन जनरल मेंटल क्वालिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization, general science। तो यहाँ तक के ये टॉपिक पेपर 1 में आएंगे जो 2 आवर्स का है एंड 200 मार्क्स का है। तो एक सजेशन बार बार है कि पास्ट ईयर पेपर्स को देखिए और इससे जानकारी लीजिए डिटेल में। पेपर 2 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स। इसमें है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, numbers and their relations, orders of magnitude etc. class 10 level, data interpretation, charts, graphs, tables, data sufficiency etc. class 10th level. Note 1, paper 2 of civil services preliminary examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. Note 2, the questions will be of multiple choice objective type. Note 3, it is mandatory for the candidate to appear in both the papers of civil services prelim exam for the purpose of evaluation. Therefore, a candidate will be disqualified in case he/she does not appear in both the papers of civil services prelim examination. पेपर 2 क्वालिफाइंग है लेकिन उसमें अपीयर होना ज़रूरी है और 33% मार्क्स लाना। अगर अपीयर नहीं होते हैं या 33 मार्क्स नहीं आते हैं तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का, और टॉपिक्स ये बता दिए गए हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और बाकी के जो हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट होता है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एटसेट्रा। पार्ट बी। अब मेन एग्जामिनेशन, प्रीलिम में 2 पेपर हो गए। मेन एग्जामिनेशन में the main examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory। तो detailed information, depth होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, यही चेक करता है मेन एग्जामिनेशन। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज पेपर्स पेपर 2 to 4, paper 2 to paper 5 will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The questions will be such as to test a candidate's general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidates must give relevant, meaningful and succinct answer. पेपर 2 से पेपर 5 तक
जो भी पेपर्स हैं उसमें जनरल अवेयरनेस के वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे और उसकी गुड अंडरस्टैंडिंग होने पर ही, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहलाई जाएगी, जितने भी रेलिवेंट इश्यूज हैं एनालिसिस होती है करंट टॉपिक्स की या डेटा की, एंड एक व्यू ले पाना सोशो इकोनॉमिक गोल्स का, जबकि कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं सोशो इकोनॉमिक गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स जो हैं उस सब में एक गुड अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और आंसर्स जो हैं मीनिंगफुल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होने चाहिए, मेमोरी बेस्ड नहीं होने चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग से डेप्थ से लिखे जाने चाहिए। द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स, पेपर 6 एंड पेपर 7 for the examination is broadly of the honors degree level, that is level higher than bachelor's degree and lower than the master's degree। तो सिलेबस तो दिया गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स आप आइडिया ले सकते हैं पास्ट ईयर पेपर्स से। और इन जनरल अगर बात की जाए तो मास्टर्स डिग्री से कम होगा और ऑनर्स डिग्री के बराबर होगा, बट बैचलर्स डिग्री से हायर होगा। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड लॉ द लेवल कॉरस्पॉन्ड्स टू बैचलर्स डिग्री। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस एंड लॉ में जो लेवल है वो बैचलर डिग्री के कंटेंट के लेवल के बराबर होगा। Syllabi of the papers included in the schemes of civil services main examination are given as follows: qualifying papers on Indian languages and English। तो qualifying papers जो है हमारे पेपर ए और पेपर बी हैं मेन एग्जामिनेशन में, जो कि काउंट नहीं होते रैंकिंग में। इस पेपर का एम क्या है? द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्क्रूसिव प्रोज। तो प्रोज दिए गए होते हैं, पैराग्राफ दिए गए होते हैं और उसमें अच्छी इंफॉर्मेशन दी होती है, डेटा दिया होता है, डिसीजंस होते हैं, उस सब को कैसे कैंडिडेट करता है, क्या एनालाइज करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, तो इस तरह की टेस्ट होती है। एंड टू एक्सप्रेस पेज 32 पर ये इंफॉर्मेशन आगे की दी गई है, ये 31 पर है ऊपर की। एंड टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न। तो जो लैंग्वेज कैंडिडेट ने सेलेक्ट की है 8th शेड्यूल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, या इंग्लिश में आंसर दे रहा है, तो वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली एंड करेक्टली लिख पाए, इसी चीज़ का चेक इन 2 पेपर्स में होता है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोज: कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, प्रेसिज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसेज। इंडियन लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, प्रेसिज राइटिंग, usage and vocabulary, short essays, translation from English to the Indian language and vice versa। तो ये इसका broad question pattern इन topics पर होगा। Note 1: The papers of Indian languages and English will be of matriculation or equivalent standard and will be of qualifying nature only. The marks obtained in these papers will not be counted for ranking। जो पेपर इंडियन लैंग्वेज पर है और इंग्लिश का है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का ही होगा, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टैंडर्ड है उसके इक्विवेलेंट होगा, और क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसके मार्क्स रैंकिंग के लिए ऐड नहीं किए जाएंगे। नोट 2: द कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस पेपर्स इन इंग्लिश एंड द रेस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट वेयर ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व। कैंडिडेट को जो आंसर लिखने हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश के पेपर में, और इंडियन लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि इंडियन लैंग्वेज का पेपर है। सिर्फ जहाँ पर ट्रांसलेशन कही गई है वहाँ पर जिस भाषा में कहा गया है उसमें ट्रांसलेशन होगा, बाकी और कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी। पेपर 1:
अभी तक जो भी पेपर ए और पेपर बी वो क्वालिफाइंग थे पेपर 1 से, अब वो पेपर शुरू हो गए जो कि काउंट किए जाएंगे मेरिट के लिए। एसे कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेस on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो कई टॉपिक्स पर लिखने को दिया जा सकता है ऐसे, और उसे ऑर्डरली फैशन में लिखा जाए, कंसाइजली लिखा जाए, आइडियाज़ को अरेंज प्रॉपरली किया जाए इन ऑर्डर, और इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाएगा कि उसे इफ़ेक्टिव फॉर्म में लिखा गया, वर्ड्स को जो है कम शब्दों में ज़्यादा बात कही गई, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिया गया। पेपर 2 ये जनरल स्टडीज़ 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये इसका पेपर है। नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको इस पेपर में इंक्लूड किया जाएगा। इंडियन कल्चर विल कवर द salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present. Significant events, personalities, issues. The freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country. Post-independence, consolidation and reorganization within the country. History of the world will include events from 18th century such as Industrial Revolution, World Wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on the society. Salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problem and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism, salient features of world's physical geography, distribution of key natural resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc., geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes. So ये पेपर 2 का कंटेंट सिलेबस है। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके ये टॉपिक्स हैं जो कवर करता है ये पेपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure, functions and responsibilities of the Union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and department of government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity, salient features of the Representation of Peoples Act, appointment of various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies,
statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Development processes and the development industry, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders, welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections, issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations and potential, citizens charters, transparency and accountability and institutional and other measures. ये 34 पेज पर दिया गया है and this is the last line of every page. Role of civil services in a democracy, India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests, effect of policies and politics of developed and developing countries of India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate. Paper 4, General Studies 3, Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management. Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment, inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, major crops, cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers, issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system objectives, functioning limitations, revamping issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics of animal rearing, food processing and related industries in India, scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management, land reforms in India, effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth, infrastructure, energy, ports, roads, airports, railways, etc., investment models, science and technology developments and their applications and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management. This is on page 35 of notification. Linkages between development and spread of extremism, role of external state and non-state sectors in creating challenges to internal security, non-state actors in creating challenges to internal security, challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal
internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention, security challenges and their management in broader areas, linkages of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandate. Paper 5, General Studies for Ethics, Integrity and Aptitude. This paper will include questions to test the candidate's aptitude, attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं और ये कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक करने के लिए कि वो किस तरह से अखंडता को, पब्लिक लाइफ को और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, जो भी वेरियस इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कैसे डील करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज़ होंगी। द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड: ethics and human interface, essence, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institutions in including values, inculcating values, attitude, content, structure, function, its influence and relation with thought and behavior, moral and political attitudes, social influence and persuasion, aptitude and foundational values for civil service, integrity, impartiality and non-partnership, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections, emotional intelligence concepts and their utilities and application in administration and governance, contributions of moral thinkers and philosophers from India and world, public civil service values and ethics in public administration, status and problems, ethical concerns and dilemmas in the government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance, probity in governance, concept of public service, philosophies, basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct, citizens charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption, केस स्टडीज़ ऑन अबव इश्यूज़। सो ये पूरा सिलेबस पेपर 5 का है, इसे हिंदी में नहीं बता रहे हैं अभी। सिलेबस आप देखिए, जब आप करेंगे तो डिटेल में क्वेश्चंस इन पर बेस्ड कीजिए। इसके बाद ऑप्शनल पेपर्स आ जाते हैं जो कि पेपर 6 एंड 7 है। इसका सिलेबस दिया गया है, जैसे कि एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सिलेबस है वो दी गई, उसमें से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर का पेपर 1 और पेपर 2 होगा और उसका सिलेबस आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू।